हेलो गाइज। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग को पढ़ाई कुछ इस हिसाब से करना है कि अगर कोई हम लोग से पूछ रहे कि क्या पढ़े हैं, तो इसके लिए ज़रूरत ना पड़ेगा कि कॉपी उल्टाना हो, बुक उल्टाना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरत ना। हम तुरंत उसको एटलीस्ट टॉपिक तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि किसमें हम लोग को टॉपिक क्या क्या पढ़ना होता है। तो ऑब्वियसली फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक हम लोग का हो जाता है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? ठीक है, वही पुश एंड पुल। ठीक है, उसके बाद फोर्स के बाद सेकेंड जो होता है इसमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि फोर्स का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स का यूज करके हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं, उसके डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, शेप साइज ये सब चेंज किया जा सकता है फोर्स का यूज करके। ठीक, फिर उसके बाद इसमें आता है थर्ड वन कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, कितने टाइप का फोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट तो हो जाता है आपका बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड क्या आ जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड द थर्ड वन इज रिजल्टेंट फोर्स। कहीं कहीं मिलता है बुक में, कहीं कहीं बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी रिजल्टेंट फोर्स में हम लोग ज़्यादा नहीं। ठीक, इसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्स के अलावा हम लोग को क्या पढ़ना होता है? अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने सारे लॉज होते हैं। पहला क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ में हम लोग को क्या पढ़ना होगा? इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया अगर पढ़ लेते तो लगेगा हम लोग क्या पढ़ पाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो फिर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को मोमेंटम पढ़ना जरूरी है। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को मोमेंटम पढ़ना जरूरी है। पर मोमेंटम पढ़ेंगे तो व्हाट इज मोमेंटम, अगर कुछ, क्योंकि सेकेंड लॉ जो है ना वो बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। पर मोमेंटम में चेंज तभी तो करें जब मोमेंटम पता हो, इसलिए पहले मोमेंटम, तब उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीन लॉ है हम लोग को पता है, पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आप लोग को क्या पढ़ना होगा? व्हाट इज इम्पल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पल्स से जुड़ा होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं इम्पल्स के बाद। तब हम लोग के पास लॉस तो सारे खत्म हो गए। इसमें दो टॉपिक और रह जा रहा है। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कब कंजर्व रहता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासेस में, वैसे हम लोग क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, तो टकराने के पहले उनका क्या मोमेंटम रहा और टकराने के बाद उनका क्या मोमेंटम रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली कंजर्वेशन में, कि टकराने के पहले जो दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था, टकराने के बाद जो दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल, ठीक, तो यही आपका टॉपिक है। हमेशा एटलीस्ट इतना तो माइंड में रखना है कि हाँ ये सब पढ़ना है। अब पॉइंट उठता है कि लाइन बाय लाइन हम लोग सबको डिफाइन करें, तो देखते हैं व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये सब और लोग देखते हैं। अब हम लोग टॉपिक वाइज देखने वाले थे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? या तो पुश है, पुश किसी को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, पुल किसी चीज़ को खींच रहे हैं। तो फोर्स का मतलब हो गया क्या कि किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना जिसके कारण किसी बॉडी में, माना बॉडी दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ
रेस्ट। उस बॉडी में अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो क्या हो जाए, मूव करने लगे। अगर वो मोशन में है ऑलरेडी तो रेस्ट में आ जाए। तो मतलब फोर्स में पुश और पुल करके किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, डायरेक्शन इस सब में क्या किया जाता है, फर्क लाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है क्या कि किसी भी चीज़ का अपना क्या होता है, मेजरमेंट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अपना क्या होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे चीनी खरीदने जाते हैं हम लोग दुकान में, तो क्या बोलते हैं जाके कि 2 चीनी दीजिए कि 2 केजी चीनी दीजिए। मतलब मेजरमेंट का क्या तरीका है कि उसका कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एन तो क्या हो गया इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी बोल रहे हैं तो केजी इसका क्या हो गया, यूनिट। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। इसको मिक्स करके एक बार में हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स करके एक बार बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इसको एक बार में क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अपना क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। और उस मैग्नीट्यूड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक क्या होगा, यूनिट होगा। दैट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वैसे ही फोर्स है, तो फोर्स अगर किसी चीज़ पर लग रहा है तो न्यूटन में दिखाएंगे उसको। ठीक है, हालांकि ये न्यूटन जो है वो रिस्पेक्ट में दिया हुआ नाम है, इसका ऐसा यूनिट कुछ अलग होता है, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ जानेंगे कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल ये जानते हैं क्या कि फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा एक और बात रह गया कि जो यूनिट है अभी के टाइम में ये एसआई यूनिट चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, पर अभी से पहले अगर जाते हैं, 100 साल पहले जाते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये बाद में रिप्रेजेंट किया गया है, लाया गया है। ठीक है, पहले जो था कहीं पे सीजीएस सिस्टम चलता था। सीजीएस सिस्टम तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मतलब क्या कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। कहीं कहीं पे एफपीएस चल रहा था, जस्ट लाइक इंग्लैंड, ब्रिटेन में अगर लेंथ के यूनिट को देखा जाए तो वो फुट हुआ करता था वहाँ पे, अभी भी हुआ करता है। ठीक है, अगर मास का यूनिट देखना है तो वो पाउंड में होता था एफपीएस। वो जो हम लोग केक वगैरह काटते हैं जो पाउंड में ही खरीदते हैं, तो वो केक सब कहाँ का देना है, ब्रिटेन का देना है ना, तो पाउंड में मापते हैं वहाँ पे एक लोग मास को। और टाइम को वहाँ पे करके लोग क्या करते हैं, सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, सेकेंड लगभग सेम ही चल रहा है सब में, इसमें भी ऐसा यूनिट में भी टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड ही होता है। हालांकि ये नहीं कि सेकेंड से तो छोटा यूनिट है, सेकेंड से भी छोटा यूनिट होता है। ठीक है, चलिए कहीं पे एमकेएस सिस्टम चलता था, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, मतलब अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि अब सब जगह व्यापार करना होता है, ट्रेडिंग तो सब जगह होता है। ट्रेड करने के लिए अब हम लोग को अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे फुट में किसी चीज़ को माप रहे हैं और वहाँ पे जाके वो लोग मीटर में माप रहे हैं, सब जगह का यूनिट अलग हो सकता है। इस कारण से क्या क्या है कि ऐसा सिस्टम लाया गया जिसको इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, कि कोई अगर कहीं से भी लोग जा रहे हैं तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब आते हैं ये क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात होता है व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, और है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो और भी क्या कोई क्वांटिटी होता है, तो हाँ स्केलर क्वांटिटी भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, एक और होता है वो अभी आप लोग को जानना है नहीं। ठीक है, अब बताइए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि अगर हम लोग चीनी नापने जाते हैं, चीनी मेजर करते हैं, तो क्या बोलते हैं 2 केजी चीनी। ऐसा तो नहीं बोलते 2 केजी चीनी उत्तर की ओर, 2 केजी चीनी दक्षिण की ओर, ऐसा कुछ नहीं बोले जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट 2 केजी चीनी बोलते हैं। पर कुछ कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा के आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन बताना जरूरत है पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों दिखाना पड़े तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक और चीज़ है जो अभी तो ये जूनियर क्लास में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ठीक है, पर इसी का एक अपवाद निकल जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अभी तक ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन ही है वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी का कंप्लीट डेफिनेशन कुछ और होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो
जिसका डायरेक्शन भी हो, साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर का एक लॉ है, वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये 12th में जाके पूरा का पूरा एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है। उसका अपना अलग ही एडिशन है, उसका अपना अलग ही सब्ट्रैक्शन है, उसका अपना अलग ही मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन अलग होता है वेक्टर में, ठीक है। तो इसका वही बात बोल रहे हैं कि अभी जूनियर क्लास में है, वेक्टर के बारे में उतना नहीं जान रहे तो नॉर्मली बताने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है। पर रियलिटी ये है, ये अधूरा डेफिनेशन है। अगर वेक्टर होना है तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर का ही एक लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको वो फॉलो करना चाहिए। जैसे हम अभी बताया ना, अपवाद कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन भी होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिस कारण से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। फिर आप जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं एक्स्ट्रा जान लेना, ठीक है। यही है आपका फर्स्ट टॉपिक। फोर्स क्या होता है, फोर्स पुश एंड पुल है, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स जब भी हम लोग लगाते हैं तो किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। फोर्स जैसे ऐसे लगा रहे हैं नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स में डायरेक्शन दिखाना जरूरत होता है, इस कारण से फोर्स क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो वो देखते हैं क्या है, ठीक। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड में क्या कर सकता है, ये कम है तो बढ़ा देगा, नहीं है तो स्पीड में ला देगा, मोशन में ला देगा, ठीक है। जैसे क्रिकेटर बॉल फेंके बैट से लगा, या तो बैट से स्पीड पकड़ लेता है ज़्यादा, या तो स्लो पड़ जाता है स्पीड, नहीं। फिर इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉल जो फेंकते हैं क्रिकेटर्स, तो बैट्समैन क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो फोर्स का यूज करके हम लोग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। थर्ड क्या, कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, बॉडी के शेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस ला सकते हैं। जैसे ये कोई बॉडी है, इसको फोर्स लगा के इसके शेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज ला रहे हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि हर एक बॉडी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, अलग अलग तरह के मैटर पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, पता ही होगा। सॉलिड में क्या होता है, इंटर पर्टिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिस कारण से वो ज़्यादा ठोस होता है, उसको फोर्स लगा के, नॉर्मल फोर्स लगा के हम उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सब हम लोग का पॉइंट्स है कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वो क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप होते हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, रिजल्टेंट कहीं कहीं, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो गया, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक बॉडी पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, इधर से 5 न्यूटन, उधर से 5 न्यूटन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, पर डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, मास से फिलहाल कोई मतलब नहीं रखना हम लोग को, इसको इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन के पावर से क्या कर रहा है, फोर्स से खींच रहा है, और इधर साइड से अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा है जो 5 न्यूटन का ही है, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, एक इधर साइड एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन को दिखाता है, तो इधर साइड से वाले को अगर हम प्लस लेके चलते हैं, प्लस 5 न्यूटन, तो इसका अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0, तो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाता है इसमें, 0 हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि वैसा जब दो और दो से ज़्यादा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर ऐसे वर्क कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है इसमें, बिकम्स 0। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे हम टेबल के ऊपर किताब रखे हुए हैं, तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, और जो टेबल है उतने ही फोर्स उसको ऊपर की ओर खींच रहा है, जिस कारण से वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। इसके बाद आ जाता है क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, उसका जो सेकेंड पार्ट में गया वो क्या हो जाता है आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आ गया, जब व्हेन टू और मोर फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस
एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर क्या कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में वो इक्वल नहीं है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एम मास है, एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वहीं पे एक तरफ से 7 न्यूटन का, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है पर 7 न्यूटन का, तो डिफरेंट फोर्स हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स इस जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। डेट मीन्स 5 न्यूटन अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो वो डायरेक्शन किसमें चला जाएगा, अपना माइनस में चला जाएगा। ओवरऑल फोर्स 2 न्यूटन आ जाएगा। 2 न्यूटन माइनस दिखाने का मतलब क्या होगा कि इस तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खिसकने लगेगा, ठीक है। किसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि दो फोर्स लगा पर ये ऑब्जेक्ट अभी भी स्टिल नहीं रह पाया, जिस कारण से ऑब्जेक्ट एक तरफ झुकने लगा, और इस तरह के फोर्स में क्या बोलते हैं हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स लिख लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक। अब देख सकते हैं क्या रिजल्टेंट फोर्स सी, ठीक है, थर्ड टाइप है। जब दो और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट कर रहा हो एट द सेम टाइम, एक ही समय में, देयर कंबाइंड इफेक्ट इज कॉल्ड, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो एक सिंगल फोर्स निकलेगा, कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अलग अलग डायरेक्शन है उसमें F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, इधर F5 फोर्स लग रहा है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा, याद रहे वेक्टर सम बोल रहे हैं, स्केलर सम में वेक्टर सम अलग होता है, स्केलर सम अलग होता है। ऑन दैट केस फोर्स जो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, इन सबको ऐड करके जो हम लोग को फोर्स आएगा, यही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। तो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला क्या था, फोर्स क्या होता है, दूसरा क्या था, फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और रिजल्टेंट फोर्स। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। उसको पढ़ने से पहले टॉपिक सारा लिखे ही होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले था इनर्शिया, तो इनर्शिया पहले जानना जरूरी है। लेट्स कम टू इनर्शिया।